नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे अनुसंधान और आलोचना में अंतर। अनुसंधान और आलोचना क्या है? अनुसंधान तथा आलोचना ज़्यादातर लोग एक ही समझते हैं इसको, पर जबकि इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर है। संस्कृत व्याकरण में कहा गया है कि कोई भी दो शब्द एक अर्थ नहीं बताएंगे, जबकि एक शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, पर दो शब्द एक अर्थ नहीं बताएंगे। उनमें कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म अंतर अवश्य होगा। अनुसंधान का मूल धातु है धा और उसमें सब उपसर्ग लगकर बनता है संधान। तो संधान शब्द का अंतर है खोजना, यानी कि हम जिस चीज को खोजते हैं वो अनुसंधान है। और आलोचना में लोच प्रत्यय लगा है, लोच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, यानी कि हमें किसी चीज की ओर देखना, लक्ष्य बनाना। तो दोनों में अंतर है, उसमें हम खोजते हैं और इसको हम देखते हैं, परखते हैं, जानते हैं। आलोचना का मतलब ये हुआ। अनुसंधान का अर्थ है लक्ष्य लेकर उसके पीछे बढ़ना, और आलोचना का अर्थ है पूरी तरह से देखना। यह मौलिक भेद है इसमें। डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा अनुसंधान के 3 तत्वों का उल्लेख किया है, जिसमें अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण या खोज। क्या है कि जो चीज उपलब्ध नहीं है और उसको हम जब खोजें वो अनुसंधान है। उपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण, और जो चीज हमारे पास है और उसमें से भी हम कोई दूसरी चीज खोजें वो अनुसंधान है। तीसरा है ज्ञान क्षेत्र का सीमा विस्तार तथा मौलिकता। जो हमारे पास ज्ञान है, जितनी हमारे पास बुक्स हैं या और कुछ है, हमारा पर्सनल ज्ञान है, उस ज्ञान को बढ़ाना और उसमें मौलिकता लाना ही अनुसंधान होता है। इन तीनों में ज्ञान की बुद्धि को नागेंद्र ने अनुसंधान का उद्देश्य होता है। इसमें तीनों में परिभाषा नागेंद्र जी ने दी कि जो अनुपलब्ध तथ्य हैं उनको खोजना, या जो उपलब्ध तथ्य हैं उसमें से नए तथ्य का अन्वेषण करना, और अपने ज्ञान का क्षेत्र की सीमा को बढ़ाना। ये तीनों चीज़ें डॉक्टर नागेंद्र ने बताया। पर इन्होंने कहा कि जो अनुसंधान का विशेष चीज है वो है ज्ञान का क्षेत्र। ज्ञान और बुद्धि का क्षेत्र अनुसंधान कहलाता है। उनका मानना है कि नवीन तथ्यों की उपलब्धि, उपलब्ध तथ्यों अथवा सिद्धांतों के नवीनीकरण, ये दोनों तथ्य इसके साधन हैं। जो तथ्य हमारे पास उपलब्ध हैं उन तथ्यों को लेना और उपलब्ध तथ्यों में से नए तथ्य निकालना, ये हमारा एक साधन है किसका? अनुसंधान का। डॉक्टर नागेंद्र ने ही कहा आलोचना का शाब्दिक अर्थ दिया है कि सांगोपांग निरीक्षण आलोचना के 3 तथ्य हैं। सांगोपांग निरीक्षण करने पे मानते हैं वो कि आलोचना के 3 तथ्य हैं: कर्म प्रभाव ग्रहण और व्याख्या या विश्लेषण या मूल्यांकन। जो हम काम करते हैं और उसका जो प्रभाव होता है, उससे जो हम ग्रहण करते हैं उसमें आलोचना होती है, या हम जब व्याख्या या विश्लेषण करते हैं किसी चीज का तो उसमें आलोचना होती है, और जब हम किसी की तुलना करते हैं किसी से, मूल्यांकन करते हैं किसी को जब हम परखते हैं, जांचते हैं, तो उसमें आलोचना होती है। तो उसमें क्या है, देखिए बहुत बड़ा अंतर ये आता है कि जो हमारे पास तथ्य उपलब्ध है, जो तथ्य उपलब्ध नहीं है, उनमें जो हम खोजते हैं और अपने ज्ञान के आधार पर वो अनुसंधान होते हैं, और जो काम हम करते हैं और जो हम व्याख्या करते हैं और हम किसी का मूल्यांकन करते हैं वो आलोचना में आते हैं। वैद्यनाथ सिंघल ने आलोचना और शोध में निहित समानता तथा असमानताओं को रेखांकित करते हुए बताया कि आलोचना रचनात्मक जीवन अनुभव का उद्घाटन करती है। आलोचना क्या करती है कि जो रचनात्मक जीवन अनुभव है हमारे, उनको उद्घाटित करती है, और शोध रचना तथा आलोचना में निहित जीवन अनुभव को तथ्य के रूप में भीतर से पकड़कर रचना और आलोचना के मर्म और महत्व के बिंदुओं को उद्घाटित करता है। जो हमारे पास
जीवन अनुभव हैं उनमें जो निहित है वो आलोचना है, और जो उन तथ्यों में अनुभव में जीवन के अनुभव में जो सत्यता को लाकर उजागर करते हैं वो अनुसंधान है। इनको उन्होंने बताया कि इस आलोचना और अनुसंधान में समानता क्या है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आलोचना किसी रचना के जीवन अनुभव को बताती है और शोध उन जीवन अनुभव के तथ्यों के रूप में पकड़ता है। आलोचना किसी के जीवन अनुभव को बताती है और शोध इन जीवन अनुभव के तथ्यों के रूप में पकड़ता है और उनके अनुशीलन द्वारा आलोचना के मर्म को उद्घाटित करता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि आलोचना किसी कृति पर मत देते हुए रचना के शिल्प स्वरूप प्रवृत्ति को मान्यता देने वाला बिंदुओं को खोजता है। इससे शोध को गति मिलती है। शोध की सीमाओं के पार चले जाने वाले कार्य को भी आलोचना कहते हैं। जहाँ शोध खत्म होता है, जहाँ हमको लगता है अब इसमें शोध नहीं हो सकता, वहाँ से आलोचना उसको पूरा करती है। सत्य शोध की प्रक्रिया अनुशासन वह होती है जो आलोचना में वैसी कठोरता नहीं होती है। शोध में सत्य होता है और कठोरता होती है, जबकि आलोचना में शोध जैसी कठोरता नहीं होती है और सत्यता भी थोड़ी सी गौण होती है। फिर भी शोध और आलोचना दोनों में विवेचन कार्य कारण सूत्र के अन्वेषण और अर्थ उद्घाटन की समानता रहती है। दोनों में क्या रहता है कि सूत्र को अन्वेषण खोजते भी हैं और उनको उद्घाटित भी करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा असमानता। इसमें क्या क्या असमानता है। अनुसंधान में अन्वेषण पर अधिक बल होता है और आलोचना में निरीक्षण और परीक्षण पर बल रहता है। अनुसंधान में क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को खोजते हैं। ये हमने पहले भी बताया आपको कि जब हम किसी भी चीज़ की खोज करते हैं वो अनुसंधान होता है, और आलोचना में हम किसी चीज़ का परीक्षण करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, वो आलोचना होती है। आत्माभिव्यक्ति आलोचना का एक गुण है, किंतु अनुसंधान में इसका महत्व बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, नगण्य है। आत्माभिव्यक्ति अनुसंधान में नहीं होती है। अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक तटस्थता तथा वैज्ञानिक प्रविधि एवं प्रक्रिया अनिवार्य है, और आलोचना के लिए परिशिष्ट रूप में ही उसको महत्व मिलता है। अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान की बुद्धि है तथा आलोचना के लिए मर्म की अनुभूति का महत्व है। अनुसंधान में हमको अपनी बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता रहती है और कहीं कहीं से हमें ज्ञान भी इकट्ठा करना पड़ता है। आलोचना में ऐसा नहीं होता। आलोचना में हम अपनी बुद्धि, अपने मर्म से, अपनी विवेक से उसमें हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे अनुसंधान और आलोचना का संबंध। अनुसंधान और आलोचना में क्या संबंध है। डॉक्टर नागेंद्र का अनुसंधान और आलोचना के विषय में है कि ये दोनों जाति और उपजाति इसकी दोनों एक है, फिर भी दोनों में पर्याप्त समानता है। उनके अनुसार दोनों की पद्धति बहुत कुछ समान है। व्याख्या, विश्लेषण और निर्णय दोनों को में समान है। अनुसंधान में जो तथ्य आख्या है, आलोचना में वह व्याख्या है, विश्लेषण है, तथा दोनों में विवेचना, कार्य कारण सूत्र के अन्वेषण, परस्पर संबंध तथा अर्थ व्यंजना आदि से होती है। इसी प्रकार पक्ष विपक्ष के संतुलन आदि के आधार पर निष्कर्ष और निर्णय का महत्व होता है। ये चीज़ें दोनों में ही होती है। पक्ष विपक्ष का निर्णय दोनों में लिया जाता है और फिर उसका विवेचन करते हैं, फिर उसके निर्णय पर पहुंचते हैं। अनुसंधान और आलोचना दोनों के लिए समान रूप से मान्य है। उसके बिना विचार की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। पक्ष विपक्ष दोनों ही और निर्णय और महत्व निष्कर्ष दोनों में ही मान है। उसके बिना इसकी प्रक्रिया हमारी पूरी नहीं होती है, ना अनुसंधान की और ना ही आलोचना की। फिर भी अनुसंधान और आलोचना एक दूसरे के पर्याय नहीं है। वो बाद में ये भी कहते हैं कि ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुसंधानकर्ता पूरी धारणा या पूर्व ग्रह को नहीं अपना सकता, जबकि आलोचक इस बंधन से मुक्त है। वो अपनी पूर्व धारणा भी बना सकता है, पूर्व रहित विषयों को भी ला सकता है, पर अनुसंधान में हम इसको नहीं करते हैं। ये इसके मूल अनुसंधान के आलोचना संबंध थे, समानताएं थी, विशेषताएं थी, और
हमारा आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है।